हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल एसएससी जी के हब में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एंशिएंट इंडिया मतलब प्राचीन भारत से जुड़े हुए हम लोग 40 एमसीक्यू करने वाले हैं। ये एमसीक्यू बार बार पूछे गए हैं और ये आगे आने वाले तमाम परीक्षाओं के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये एंशिएंट इंडिया पर आज का हमारा ये सेकेंड वीडियो सेशन है। ये एमसीक्यू आपको करना है। आप इस एमसीक्यू को 1 बाय 1 करके करें, 1 से 40 तक करें। इससे आपके प्राचीन भारत की तैयारी का आकलन हो पाएगा। अगर आप 40 सवाल को अगर आप स्वयं से करते हैं और इसमें अगर आप 0 से 10 मतलब क्वेश्चन को स्कोर करते हैं या 10 अंक प्राप्त करते हैं तो आप पुअर कैटेगरी में हैं। यहाँ असेसमेंट आपके लिए रखा गया है। अगर आप 11 से 20 प्रश्न को अगर आप हल करते हैं तो आप एवरेज हैं, आप औसतन छात्र हैं। यदि आप 21 से 30 के बीच करते हैं तो आप एबव एवरेज है, मतलब औसत से आप ऊपर में हैं। और यदि आपका जो स्कोर कार्ड है यदि वो 31 से 35 के बीच यदि होता है तो आप एक्सीलेंट हैं, आप शानदार हैं। और यदि आप 36 से 40 के बीच करते हैं 40 सवाल में तो आप सुपीरियर हैं, आप वेरी वेरी बेस्ट हैं। तो चलिए इस एमसीक्यू के वीडियो सेशन को शुरू से अंत तक किया जाए। बच्चों, एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो सेशन में पूरे सवाल को करें। आपके लिए बहुत मेहनत से इस एमसीक्यू को तैयार किया गया है। और इसके साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आए, यदि आपको बात अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, ज्ञानवर्धक लगे तो आप अपने ग्रुप में इसको जरूर शेयर करें। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यदि आपने अब तक नहीं किया है तो। आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। तो चलिए अपने बिजनेस को स्टार्ट किया जाए। पहले क्वेश्चन से सवाल कह रहा है क्या, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? 4 राज्य का नाम या 4 महाजनपद का नाम दिया गया है। अंग, मगध, मल्ल और वत्स। एक बार फिर से सुना जाए। इसमें पूछा क्या गया है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण मतलब उसको देहावसान कहिए या मृत्यु कहिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? अंगराज, मगध राज्य, मल्ल और वत्स। इसमें से आपको चुनना है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए मल्ल। ठीक है ना, इसका राइट आंसर होना चाहिए मल्ल। गौतम बुद्ध अपने जीवन के अंतिम समय है ना कुशीनगर के जो अभी वर्तमान में जो कुशीनगर के जो मल्ल हैं, मल्ल जो राजवंश है, वहां पर उन्होंने वो बिताया था और इसी जगह पर उन्होंने अपना देहावसान किया था। तो इसको बौद्ध धर्म में ना महापरिनिर्वाण कहा गया है। यानी कि 1 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। चलिए नंबर आते हैं सेकंड में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। वैसे तो बुद्ध कई जगहों पर उपदेश दिए थे, लेकिन इसमें से सर्वाधिक उपदेश दिए जाने वाले जगह के बारे में पूछा गया है। वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में और राजगृह में। बुद्ध ने किस जगह पर सर्वाधिक उपदेश दिए थे? वो जगह है श्रावस्ती। वो जगह श्रावस्ती है ना। श्रावस्ती, कौशाम्बी के जो राजधानी थे वो श्रावस्ती थे और यहीं के राजा प्रसेनजीत थे। यहीं पर अंगुलीमाल डाकू का भी प्रकरण हमें मिलता है देखने को। तो इसका मतलब है कि हमारा 2 का राइट आंसर जो होना चाहिए वो बी होना चाहिए। आते हैं नंबर 3 की तरफ। सवाल क्या करे कि पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, पहला गुप्त शासक कौन था जिन्होंने सबसे पहले सिक्के जारी किए थे? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है ना, 3 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आइए नंबर आते हैं 4 में। करे कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे। बच्चों इसी प्रश्न में 2 प्रश्न का आंसर छिपा हुआ है। पहला तो कि महाभाष्य के लेखक कौन थे, तो पतंजलि, इतना तो क्लियर हो गया। अब ये सवाल है कि पतंजलि किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, अशोक के समकालीन थे, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, चंद्रगुप्त प्रथम के समकालीन थे। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए पुष्यमित्र शुंग। ठीक है ना, शुंग वंश के समकालीन ये पतंजलि थे जिन्होंने महाभाष्य लिखा था। महाभाष्य एक टीका था पाणिनि के अष्टाध्यायी, जो उन्होंने व्याकरण लिखा था पाणिनि ने, तो उसी पर एक ये टीका लिखा हुआ है महाभाष्य। ठीक है, यानी कि 4 का आंसर हमारा सी होगा। आइएगा नंबर 5 में आते हैं। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? किसने अपने सिक्कों पर बुद्ध का अंकन कराया है? चलिए ऑप्शन दिया, भीम, कडफिसस, कनिष्क, नहपाण और बुद्धगुप्त। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए कनिष्क। ठीक है ना, कनिष्क है ना। अशोक, अगर कहा जाए कि अशोक के बाद सबसे बड़ा बौद्ध धर्मावलंबी कौन बना
शासक के तौर पर, तो वो कनिष्क थे। अशोक के बाद सबसे बड़ा बौद्ध अनुयायी जो थे वो कनिष्क थे। उन्होंने अपने सिक्कों पर बुद्ध का अंकन करवाया था। तो हमारा 5 का राइट आंसर होना चाहिए बी होना चाहिए। आते हैं नंबर 6 की तरफ। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? मतलब कि इसमें यह सवाल पूछा गया है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं जो कि अफगानिस्तान में बहती थी? मतलब इस इनडायरेक्ट क्वेश्चन रूप में यह है। चलिए, अब नाम दिया गया अस्कनी, पुरुषनी, कुभा और क्रमो और विपास और शत्रुदी। चलिए इसको पूरा कर देते हैं। विपास और शत्रुदी है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ठीक कर दिया जाए। विपास और शत्रुदी है। चलिए बच्चों, इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है ना, ऑप्शन सी होना चाहिए। ऑप्शन सी में जो नदियां दिया है कुभा और क्रमो, ये जो नदियां हैं वो अफगानिस्तान में बहने वाली नदियां हैं। कुभा का वर्तमान नाम काबुल है, नदी का नाम है, राजधानी भी तो वहां की है लेकिन नदी का भी नाम है। और क्रमो जो है ना वो कुर्रम नाम से बहती है आज के संदर्भ में। तो बच्चों इसका राइट आंसर सी होना चाहिए। ये जो 2 नदियां हैं ये अफगानिस्तान में बहने वाली नदियां हैं। शेष नदियां या तो पाकिस्तान से संबंध रखती है या तो भारत से संबंध रखती है। तो बच्चों हमारा राइट आंसर होना चाहिए 6 का आंसर सी होना चाहिए। आइए नंबर 7 में आते हैं। प्रश्न क्या करे कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, है ना, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले शासक का नाम क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और श्रीगुप्त। एक बार फिर से ऑप्शन को देखा जाए, परम भागवत किसने धारण किया था उपाधि के तौर पर? तो इसमें पूछा गया क्या है कि चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और श्रीगुप्त। तो बच्चों इसका राइट आंसर हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय होना चाहिए। 7 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आते हैं नंबर 8 की तरफ। गीत गोविंद का रचयिता कौन थे? गीत गोविंद किसने लिखा था? बहुत फेमस किताब, ये राधा और कृष्ण के पर ये लिखा गया किताब है, ठीक है ना। तो चलिए, लक्ष्मण सेन, जयदेव, अमोघ वर्ष और कालिदास। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए जयदेव। जयदेव जो थे वो बंगाल के नरेश लक्ष्मण सेन के ये दरबारी कवि थे। ये लक्ष्मण सेन है ना एक्चुअली बंगाल के राजा थे और इन्हीं के दरबारी कवि के रूप में जयदेव थे जिन्होंने गीत गोविंद नाम का बहुत ही फेमस किताब लिखा। और ये सवाल बहुत बार भी पूछा गया है। तो इसका मतलब 8 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आते नंबर 9 में। शक विजेता किसे जाना जाता है? शकों को किसने हराया था? दूसरा सवाल हमारा ऐसे भी हो सकता है, शक विजेता किसे जाना जाता है ना, ये सकारी है ना। शक विजेता को क्या कहा गया? सकारी, सकारी भी कहा गया है। तो निम्नलिखित में कौन सा सकारी है? सवाल पूछे जाने के कई तरीके हैं। चलिए, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी कहा गया है, इन्होंने शकों को पराजित किया था। तो चलिए 9 का आंसर जो होगा वो हमारा सी होगा। आइएगा हम लोग आते हैं आगे की तरफ। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है। अशोक ने जितने भी लौह स्तंभ या पाषाण स्तंभ बनाए थे तो उसमें सबसे सुरक्षित कौन सा स्तंभ पूछा गया है? लौरिया नंदनगढ़ का, सांची का, सारनाथ का और कौशाम्बी का। तो इसमें सबसे जो सुरक्षित जो स्तंभ है वह है लौरिया नंदनगढ़ का, ठीक है ना। यानी कि 10 का राइट आंसर हमारा ई होगा। सबसे सुरक्षित भी है और सबसे सुंदर भी है। चलिए, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पूछा गया है कि पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे। तो सबसे पहले प्राचीनतम भारत में अगर प्राचीनतम शिलालेख के रूप में कहा जाए तो अशोक के जो शिलालेख थे वो प्राचीनतम शिलालेख है, ठीक है ना, जो कि लिखे गए किस भाषा में? पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में, प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी। ब्राह्मी तो लिपि था है ना, प्राकृत भाषा में, भाषा के तौर पर प्राकृत था। ब्राह्मी, अरमाइक, खरोष्टी है ना, इन लिपियों में अशोक के शिलालेख लिखे गए, लेकिन भाषा क्या था? तो भाषा जो था वो प्राकृत था, ठीक है। 11 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आइए नंबर 12 में। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? ठीक है, शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश और कोलीय वंश। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश और कोलीय वंश। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए डी। शाक्य वंश से उनके पिता सुशोधन है ना, उनके पिता का नाम सुशोधन था, तो सुशोधन इसे संबंधित थे, ठीक है ना। इसके वो मतलब राजा थे शाक्य वंश के, जबकि उनकी मां का संबंध कोलीय वंश से था। तो 12 का आंसर हमारा 12 का आंसर जो होगा वो डी होगा। आइए नंबर 13 में।
निम्न में से किस पाल शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? विक्रमशिला एक बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय है ना, जो कि वर्तमान भागलपुर के पास है। वो धर्मपाल, देवपाल, रामपाल, गोपाल, इसमें से आपको देखना है, ये बताना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो धर्मपाल होगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो धर्मपाल होगा। ठीक है, यानी कि हमारा 13 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। आइएगा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 14 में। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य का माना गया था? यानी कि मतलब उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। किस जानवर के बारे में कहा गया है कि वो जानवर अघन्य है? बैल, भेड़, गाय और हाथी। तो ये बात जो अघन्य है, ना वध करने योग्य, ना मारे जाने योग्य, तो उसका राइट आंसर सी होना चाहिए। 14 का राइट आंसर सी होगा। अघन्य जो है ना वो गाय के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है। चलिए नंबर आते हैं 15 में। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने और कनिष्क ने। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए अशोक ने। ठीक ना, चलिए 15 का राइट आंसर बी होना चाहिए। आइएगा नंबर 16 में। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य सब कुछ निर्धारित करता है? मनुष्य असमर्थ होता है, मनुष्य पावरलेस होता है, सब कुछ भाग्य द्वारा तय होता है। ये किसका मत था? जैनियों का, बौद्धों का, आजीवकों का और मीमांसकों का। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आजीवक। आजीवक जो थे ना ये भाग्यवादी, ये धर्म है। ठीक है ना, ये भाग्यवादी हर चीज के लिए भाग्य को ये जिम्मेदार मानता है और ये मानता है कि मानव स्वतः कुछ नहीं कर सकता है। हर चीज है ना डिस्टाइंड है, भाग्य में लिखा गया है। ये पूरी तरह से फैटलिस्ट रिलीजन था। ठीक है ना, और आजीवक का जो मखली गोसाल इसके संस्थापक थे। ठीक है, तो नंबर इसका आंसर सी होना चाहिए। 16 का राइट आंसर सी होना चाहिए। आइएगा नंबर 17 में क्या रहे, क्या आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहां कहां स्थित है? ठीक है, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है श्रृंगेरी, द्वारिका, जोशीमठ, प्रयाग। प्रयाग, अच्छा चलिए, दूसरा में है द्वारिका, जोशीमठ, प्रयाग, कांची। तीसरा में है जोशीमठ, द्वारिका, पुरी, श्रृंगेरी और चौथा में है पुरी, श्रृंगेरी, द्वारिका और वाराणसी। बच्चों इसको पकड़ना बहुत आसान है, केवल आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहां नहीं थे। तो प्रयाग में नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन कैंसिल। कांची में नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल। वाराणसी में नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल। तो हमारा राइट आंसर होना चाहिए ये जोशीमठ जो है उत्तर में जोशीमठ। जोशीमठ जो है ना ये उत्तर भारत में, मतलब उत्तराखंड, आप ऐसे समझिए। जोशीमठ जो है ना ये आपका उत्तराखंड में ये है। ठीक है ना, चलिए द्वारका जो है ये पश्चिम भारत, यानी कि ये द्वारिका जो है ना गुजरात में है, पश्चिम भारत। उन्होंने 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए थे। पुरी जो गया वो पूर्वी भारत, उड़ीसा में है। और श्रृंगेरी जो है ना ये कर्नाटक में है, दक्षिण भारत। तो 4 दिशा में इन्होंने 4 मठ का स्थापना किया था। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर सी होना चाहिए। आते हैं नंबर 18 की तरफ, यानी कि 17 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आइए 18 की तरफ। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? बहुत इजी सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अजय, चाणक्य, विष्णुगुप्त और देवगुप्त, सॉरी, अजय, चाणक्य, विष्णुगुप्त और देवगुप्त। इसका राइट आंसर विष्णुगुप्त होना चाहिए। ठीक है ना, चाणक्य का बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। 18 का सी होगा। आते नंबर 19 में। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? प्रयाग प्रशस्ति के जो लेखक थे वो हरिसेन थे और ये गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इसका मतलब है कि जो प्रयाग प्रशस्ति जो है वो सैन्य अभियान किससे संबंधित है? सीधा सीधी बात करें तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। 19 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। आइएगा इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहां से? ठीक है, चलिए कोलधीवा से, लहुरा देवा से, मेहरगढ़ से और टोकवा से। एक बार फिर से पूछा क्या गया है, इसको समझा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? चलिए कोलधीवा से, लहुरा देवा से, मेहरगढ़ से और टोकवा से। तो इसका राइट आंसर मेहरगढ़ होना चाहिए, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में ये है, यानी कि हमारा 20 का राइट आंसर सी होगा। आइएगा 21 में। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए थे? चलिए सातवाहन, शक, कुषाण और पार्थियन। पूछा क्या गया है कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे?
इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए कुषाण, ठीक है ना। कुषाण शासकों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए थे। तो इसका मतलब है कि हमारा 21 का राइट आंसर सी होना चाहिए। आते 22 में, गुप्त काल में किसने आरु विज्ञान विषयक रचना की? ठीक है, चलिए, सौमिल, शूद्रक, शौनक और सुश्रुत। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा क्या गया कि गुप्त काल में किसने आरु विज्ञान विषय का रचना की? तो 22 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो सुश्रुत होना चाहिए। सुश्रुत संहिता इनका बहुत फेमस किताब है। तो इसका मतलब 22 का राइट आंसर हमारा डी होगा। आइएगा 23 में, गुप्त कालीन रजत मुद्राओं के को नाम दिया गया था। गुप्त काल में जो रजत मुद्रा चलते थे उनका क्या नाम था? करसापड़, दिनार, रूपक और निष्क। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए रूपक होना चाहिए, ठीक है ना। रूपक जो थे वो चांदी के वो सिक्के थे, रजत या चांदी आप कह लीजिए। चांदी के जो सिक्के थे उनको क्या कहा गया था? उनको रूपक कहा गया था। और जो सोने के सिक्के थे ना उसको दिनार कहा गया था। सोने के जो सिक्के थे ना उनको दिनार कहा गया था। ये दो इंपॉर्टेंट है, ये दो इंपॉर्टेंट नाम है, यानी कि हमारा 23 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आइएगा 24 में, सवाल कर क्या कि बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया गया था, किसके द्वारा? बीज गणित के क्षेत्र में किसके द्वारा विशेष योगदान दिया गया था? आर्यभट्ट द्वारा, भास्कराचार्य द्वारा, ब्रह्मगुप्त द्वारा और इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए भास्कराचार्य द्वारा। और भास्कराचार्य का एक बहुत फेमस किताब है लीलावती, है ना, जो कि मतलब समझिए कि ये मतलब बीज गणित का बहुत ही फंडामेंटल बुक है। तो 24 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आइएगा 25 में, अंतिम मौर्य सम्राट पूछा गया है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? जालौक, अवंती वर्मा, नंदीवर्धन, बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? जालौक, अवंती वर्मा, नंदीवर्धन और बृहद्रथ। इसका राइट आंसर होना चाहिए बृहद्रथ होना चाहिए, ठीक है ना। तो 25 का राइट आंसर हमारा डी होगा। आइएगा 26 में, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। पूछा क्या गया है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला और उज्जैन। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए तक्षशिला। इसका राइट आंसर होना चाहिए तक्षशिला। 26 का सी होगा। आएगा 27 में, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। इनमें से पूछा गया कि कौन सा शैली भारतीय और यूनानी दोनों का मिश्रण है? शिखर, वेरा, गंधार और नागर। बच्चों इसका राइट आंसर गंधार शैली होना चाहिए। गंधार शैली भारतीय और यूनानी दोनों शैलियों का वो मिश्रण है, यानी कि 27 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आइएगा 28 में, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर था? अवंती, वत्स, अस्सक और कंबोज। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए अस्सक, ठीक है ना, जिसका राजधानी पोटली या पोतली था। इसका राजधानी पोटली अथवा पोतली था। यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। 16 महाजनपद में 16 महाजनपद की संख्या थी, जिनमें केवल अस्सक ही दक्षिण भारत में ये महाजनपद मौजूद था। दक्षिण भारत का एकमात्र ये समझिए कि महाजनपद था। चलिए, तो हमारा 28 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। 28 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आइएगा 29 में, निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा, है ना, मतलब बुल शिल्प प्राप्त हुई थी? इसमें से चुनना है कि किस स्थान पर, है ना, बुल शिल्प प्राप्त हुई थी। हड़प्पा, चान्होदड़ो, लोथल और मोहनजोदड़ो। एक बार फिर से प्रश्न को समझा जाए। निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा बुल शिल्प, आप उसको समझ सकते हैं, प्राप्त हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, हड़प्पा, चान्होदड़ो, लोथल और मोहनजोदड़ो। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए मोहनजोदड़ो। चलिए, तो 29 का राइट आंसर डी होगा। आइएगा 30 में, न्याय दर्शन के लेखक थे। फेमस ये किताब है न्याय दर्शन, फेमस किताब है। दर्शन 6 दर्शन में 6 दर्शन में एक न्याय दर्शन भी है। और इसके राइटर के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइटर कौन है? गौतम, कनाद, कपिल और बादरायन। इसका राइट आंसर गौतम होना चाहिए, है ना। 30 का आंसर जो होगा वो ए होगा। आइएगा 31 में करेंगे, मौर्य काल में भूमि कर किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? भूमि कर कौन लेता था? कौन से अधिकारी भूमि कर लेते थे? अग्रोनोमाई, शुल्काध्यक्ष, सीताध्यक्ष और अक्राध्यक्ष।
बच्चों अगर आपको अगर आंसर याद भी नहीं है तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा तो आप आंसर पर पहुंच सकते हैं। सीता का मतलब धरती होता है। सीता माना धरती का पर्यायवाची शब्द है। पूछा गया कि भूमिकर, भूमिकर का मतलब धरती से है। इसका मतलब है कि मौर्य काल में सीताध्यक्ष नामक एक अधिकारी होते थे जो कि भूमिकर वसूलते थे। इसका मतलब 31 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। आइए 32 में करें कि भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई वो थी। किस मानव प्रतिमा की सबसे पहले पूजा की गई थी? ब्रह्मा की, विष्णु की, बुद्ध की और शिव की। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए बुद्ध की। ठीक है ना, बुद्ध पहले ऐसे मानव थे जिनकी प्रतिमाओं की पूजा की गई थी, यानी कि 32 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। आइए 33 में निम्नलिखित अभिलेखों मतलब इंस्क्रिप्शन में किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? बाकी सभी किताबों में बाकी सभी शिलालेखों में उनके बारे में कहा गया देवनाम प्रियदर्शी। ठीक है, लेकिन किस अभिलेख में उनको अशोक कहा गया है? भाब्रू अभिलेख, 13वां शिलालेख, रुमिनीदई स्तंभलेख, मस्की का लघु शिलालेख। तो बच्चों इसका राइट आंसर डी होना चाहिए। मस्की का लघु शिलालेख में अशोक का वास्तविक नाम अशोक देखने को मिलता है, यानी कि 33 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। आइएगा 34 में जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक कौन थे? जैसे कि जैन समुदाय दो भागों में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। पूछ रहा है क्या कि विभाजन के समय में श्वेतांबर समुदाय का संस्थापक कौन थे? किसने श्वेतांबर समुदाय को संस्थापित किया? चलिए अब है स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालकाचार्य और देवी ऋषि छमी वर्मन। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए स्थूलभद्र। ठीक है ना, भद्रबाहु जो थे वो मतलब दिगंबर जैन के वो संस्थापक थे जो कि कर्नाटका चले गए थे। जब मगध में जब अकाल आया तो जैनों को कुछ जैन साधुओं संतों को लेकर के जो भद्रबाहु थे वो कर्नाटक चले गए थे। ठीक है ना, मगध में अकाल की वजह से। आज जो यहाँ रह गए ना वो कहला है श्वेतांबर, आज जो चले गए ना वो कहला है दिगंबर। तो हमारा राइट आंसर जो होना चाहिए वो स्थूलभद्र होना चाहिए। 34 का राइट आंसर ए होगा। आइएगा 35 में यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किस किताब में यज्ञ संबंधी विधानों का चर्चा है? ऋग्वेद में, सामवेद में, ब्राह्मण ग्रंथों में, यजुर्वेद में। बच्चों इसका राइट आंसर यजुर्वेद होना चाहिए। ठीक है ना, यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी नियमों का, विधि विधानों का चर्चा किया गया है। 35 का राइट आंसर हमारा डी होगा। आइएगा 36 में रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। ठीक है ना, रंगपुर पूछ रहा है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहां है? पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में और राजस्थान में। बच्चों इसका राइट आंसर सौराष्ट्र होना चाहिए। और सौराष्ट्र का है तो गुजरात में, सौराष्ट्र का है तो गुजरात में। तो रंगपुर को हम कह सकते हैं ना कि गुजरात में स्थित एक हड़प्पाकालीन स्थल है, यानी कि 36 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आएगा 37 में मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। किनके देख रेख में या कौन से इसमें सुपरिटेंडेंट थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई में? प्रभारी पूछा है। लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव और कर्नल टॉड। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए सर जॉन मार्शल। ठीक है ना, सर जॉन मार्शल के डायरेक्शन में ही दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की इन्होंने खुदाई की थी। चलिए तो हमारा 37 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आइए 38 में निम्न में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष की चर्चा किस वैदिक साहित्य में मिलती है? ऋग्वेद, ब्राह्मण, परवर्ती संहिता और उपनिषद। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। मोक्ष के बारे में किस वेद में हमें चर्चा मिलती है? ऋग्वेद, ब्राह्मण, परवर्ती संहिता और उपनिषद। तो इसका राइट आंसर उपनिषद होना चाहिए। ठीक है ना, उपनिषद में बताया गया कि ज्ञान के माध्यम से, देखिए कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन है। लेकिन उपनिषद में भक्ति योग बता करके ज्ञान योग पर ज्यादा जोर दिया गया है। इस उपनिषद में बताया गया है कि ज्ञान के माध्यम से आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। 38 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। सॉरी, 38 का राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए, उपनिषद। आइएगा इसके बाद आते हैं 39 में शक संवत कब से माना जाता है? पूछा है क्या कि शक संवत कब से माना जाता है? 57 बीसी, 78 एडी, 248 बीसी, 319 एडी। तो इसका राइट आंसर 78 एडी होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए यानी कि 39 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आइएगा इसके बाद कह रहा क्या कि एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं किस धर्म के?
ठीक है ना, बौद्धों के, बौद्ध और जैनों के, हिंदुओं के और हिंदू जैन और बौद्धों के। जो एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं वह है हिंदू जैन और बौद्ध, ये तीनों के। हमारा 40 का राइट आंसर डी होना चाहिए। तो बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने टोटल 40 सवाल को देखा है। आप अपने स्कोर कार्ड को जरूर मैच करें। आपके जो भी आंसर बनते हैं आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आपने जो कुछ भी प्राप्त किया है कैटेगरी के तौर पर, पुअर हो चाहे एवरेज हो या एबव एवरेज हो, कुछ भी हो, आप उसको जरूर सेंड करें ताकि हमें ये पता चल पाए कि हमारे स्टूडेंट अभी कहां पर हैं और उनको और आगे ले जाने के लिए हमें और क्या करना चाहिए। आज की बात इतना ही। थैंक यू वेरी मच।